हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है वीरत दुबे। दोस्तों, आज एक ऐसी खबर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जो खबर थोड़ी सी पुरानी है। निस्संदेह जो है उसमें अगर आप देखेंगे तो ये टॉपिक जो है थोड़ा सा पुराना हो गया और निस्संदेह आप इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन उसी से संबंधित एक दूसरी, हम कह सकते हैं कि जैसे बाई प्रोडक्ट होता है किसी चीज़ का, उसी तरीके से न्यूज़ है एक, जिसके ऊपर हम एक चर्चा करने जा रहे हैं और एक आयाम है। अभी कुछ दिन पहले द हिंदू में एक आर्टिकल आया था और ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हो सकता है अगर आप इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, अन्य कई सारे एंगल्स इसमें आपको मिलेंगे। सेशन के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि सेशन के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो कि इसी टॉपिक पर आधारित होगा। तो आप लोगों से उम्मीद रहेगी कि उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न का उत्तर आप ज़रूर जो है प्रैक्टिस में रखिएगा अपनी। What does the new Lady Justice statue signify? Explained। ये एक टॉपिक आया था। देखिए, इसके ऊपर मैंने क्लास भी की थी कि जो न्यू लेडी जस्टिस स्टैचू है उसके सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, उसके ऊपर हमने चर्चा करी थी। थोड़ा सा रिव्यू करते हुए उस चर्चा को आगे रखेंगे, लेकिन मेन मुद्दा हमारा रहेगा हाउ मेनी केसेस आर पेंडिंग बिफोर कोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, भारत में अगर हम ये देख रहे हैं कि एक नए प्रतीकवाद का स्वरूप जो है वो सामने रखना शुरू किया गया है, जिसमें ये उम्मीद करी जा रही है कि अब कानून अंधा नहीं है। तो उस समय हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारी हिस्ट्री इस विषय में क्या कह रही है और प्रेजेंट टाइम में हमारे पास में कितने कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग हैं और क्या प्रतीकात्मकता जो है ये मूर्ति में केवल प्रतीक के तौर पर ही तो नहीं रह जाएगी, क्या इसे वास्तविकता तक लेकर के आया जाएगा या नहीं। इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसी डिस्कशन को हम आगे लेकर के चलना चाहते हैं आपके साथ में। बने रहिएगा हमारे साथ। स्टडी IQ में एक खास सुविधा आप लोगों के लिए उपलब्ध है मेगा फेस्टिवल सेल के समय में, और वो ये है, बहुत सारे लोगों को ये दुविधा रहती है कि आखिर हम तैयारी करने के समय हमारे पास में जो स्टडी मटेरियल्स होने चाहिए, एसेसरीज होनी चाहिए, वो नहीं रहती हैं। सिर्फ केवल सुन के पढ़ के कैसे काम चलेगा। अगर हमें किसी चीज़ का रेफरेंस चाहिए या उसके पीछे और तैयारी करनी है तो वो स्टडी मटेरियल्स कहाँ से मिलेंगे। तो स्टडी IQ ने सिलेक्शन बॉक्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रखा है। मेगा फेस्टिव सेल इस समय चल रहा है, तो ये जो 6000 का आपका ये कभी ये हुआ करता था सिलेक्शन बॉक्स, प्रेजेंट टाइम में विरद लाइव कोड लगा करके आप ये ले सकते हैं, जिसमें 26 एलिमेंट्स हैं टोटल और सिलेक्शन बॉक्स में, जिसमें एक सेट होगा 18 किताबों का। ये आपकी एक समस्या का निवारण इसमें आपको मिलेगा। तो 18 किताबों के स्टैंडर्ड बुक्स आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब इसमें मिलेगा। दूसरी पढ़ाई से रिलेटेड एसेसरीज हैं, जैसे हाइलाइटर है, पेन है, नोटबुक है, डायरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डेली रूटीन आप उसमें लिख सकते हो, टेबल कैलेंडर है, मैप है, इस तरीके की तमाम सारी जो चीज़ें हैं जो आपको एसेसरीज के तौर पर चाहिए, वो सब इसमें आपको सिलेक्शन बॉक्स में मिलेगी। तो ये ध्यान रखना है, 23 तारीख तक ही ये ऑफर अवेलेबल है। 23 तारीख से पहले आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके इसे यूज कर लें। NCERT की अगर आप कंपाइलेशन चाहते हैं तो सेट ऑफ 5 बुक्स हैं, इसको आप जरूर परचेज करें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1199 में मात्र मिल जाएगा आपको। रही बात बैच की, तो 2025 के लिए आखिरी बैच उपलब्ध है। अब ये बैच नहीं मिलेगा। अभी हाल ही में 21 अक्टूबर से बैच शुरू हुआ है, एकदम जस्ट अभी शुरू ही हुआ है ये। ठीक है, तो विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके तुरंत आप इसमें जुड़ जाइए 17,999 में। ठीक है, अभी के अभी जुड़ जाइए। सुबह 8 बजे का बैच है, वरना ये दोबारा मिलेगा नहीं। चलिए अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये खबर है, आपने देखा होगा, मुख्य न्यायाधीश जो प्रेजेंट टाइम में है, निवर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका नाम है DY चंद्रचूड़ जी, DY चंद्रचूड़। तो जस्टिस GY चंद्रचूड़ जी जो हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के परिसर में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, उन जजों के लिए जो लाइब्रेरी जो है, उस लाइब्रेरी में उन्होंने एक मूर्ति स्टैब्लिश करी है, जिसको न्याय की मूर्ति के तौर पर देखा जा रहा है। वो ये मूर्ति आपको दिख रही होगी। नई न्याय की देवी की प्रतिमा जो है उन्होंने यहाँ पर लगवाई है। तो ये नई न्याय की देवी की मूर्ति है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो इस मूर्ति की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास बात यह है कि अभी तक जो मूर्ति थी वह भारतीय
नारी का जो स्वरूप है या भारतीय देवी जो है, भारतीय देवी का स्वरूप नहीं था उसमें। अभी इसे भारतीय देवी का स्वरूप दिया गया है, भारतीय नारी का स्वरूप दिया गया है। अगर हम न्याय की देवी की बात कर रहे हैं तो इन्होंने भारतीय परिधान पहने हुए हैं, भारतीय परिधान पहने हुए हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखना चाहेंगे तो सबसे पहले तो जो जस्टिस है, जस्टिसिया करके ये यूनान की न्याय की देवी हुआ करती थी, उनके रेफरेंस को हम लोग यहाँ पर यूज़ करते थे, उनकी जो मूर्ति है उसको हम लोग यूज़ करते थे। अब उसे बदल करके भारतीय न्याय की देवी बनाया गया है। पूरी तरीके से भारतीय परिधान के साथ में, भारतीय वेशभूषा में आपको ये मूर्ति जो है वो देखने को मिलेगी। अगर आप देख सकते हैं तो मैंने थोड़ा सा बड़ा करके भी दिखा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। उन्होंने मुकुट पहन रखा है, परिधान भारतीय हैं, आभूषण भारतीय हैं, वेशभूषा शैली जो है वो पूरी तरीके से भारतीय शास्त्रीय परिधान जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक चीज है जो कॉमन है पिछले मूर्ति और इस मूर्ति में, वो है तराजू। न्याय के पलड़े के तौर पर जब हम न्याय करेंगे तो पलड़ा बराबर होना चाहिए, इस चीज को दिखाते हुए। पृष्ठभूमि पे अगर हम थोड़ी नजर डालें तो लेडी जस्टिस की उत्पत्ति रोमन की पौराणिक कथाओं से होती है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा आपको पहले बताया। ऐसा माना जाता है कि उस समय, अगर आप थोड़ा सा पूर्व में यूरोप में पुनर्जागरण के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो यूरोप में पुनर्जागरण जब शुरू हुआ तो कई सारे यूरोपियन कंट्रीज पे उसका इम्पैक्ट पड़ा। उससे पहले का जो समाज हुआ करता था, उस समाज में अपर क्लास के, एलीट क्लास के जो लोग हुआ करते थे, उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था और उसमें भी पादरी वर्ग जो है उसका ज़्यादा प्रभाव था। तो न्याय जो है वो इन अपर क्लास की वजह से जो सामान्य जनता था उसको न्याय सही तरीके से नहीं मिल पाता था, और न्याय मिलते समय हमेशा क्लास जो है वो दिखती थी कि अगर जो भी मामला है वो मामला अपर क्लास कम्युनिटी के अकॉर्डिंग है तो कैसे डील करना है, लोअर क्लासेस का है तो कैसे डील करना है, तो उचित न्याय नहीं मिल पाता था। इसलिए अगर आप देखेंगे तो पुनर्जागरण के दौरान जब इन चीज़ों के बारे में, न्याय भी समान होना चाहिए, इसकी मांग मिलनी शुरू हुई, न्याय पर सभी का बराबर हक होना चाहिए, तो ये बात शुरू होने मतलब लोगों के बीच में आनी शुरू हुई कि न्याय जो है वो भेदभाव को नहीं देखेगा, ऊंच नीच को नहीं देखेगा, अमीरी और गरीबी को नहीं देखेगा, सामंत और सामान्य को नहीं देखेगा। इसलिए आंख में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि वो इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को ध्यान में रख के न्याय करे, इसलिए आंख पे पट्टी बांधी गई। तो उस दौरान आंखों पर पट्टी जो है वो यहां पर आई, जिसका अतिप्रयोग अगर देखेंगे तो निष्पक्षता के रूप में 17वीं से 18वीं शताब्दी में तब हुआ जब पुनर्जागरण के प्रभाव आपको यूरोप में बहुत ज्यादा दिखने लगे। तो उस दौरान जो भी मतलब जो निष्पक्षता का जो प्रतिनिधित्व है, उस निष्पक्षता के प्रतिनिधित्व के तौर पर ये आंखों पर पट्टी बांधने का, आंखें जो हैं उस पर पट्टी रहेंगी, इस चीज का लोगों ने उपयोग करना शुरू किया। ठीक है, उसमें यह बताया गया कि किसी भी तरीके से पट्टी इसलिए बांधी जा रही है कि आंखें जो हैं, यानी व्यक्ति या न्याय की गद्दी पर बैठा व्यक्ति जो है, जो न्याय पाने के लिए आया है, उसकी हैसियत को ना देखे, उसकी संपदा को ना देखे, उसकी शक्ति और उसकी सामाजिक स्थिति को ना देखे, बल्कि इस मामले में अनबायस्ड तरीके से न्याय होना चाहिए, किसी भी तरफ बगैर झुके हुए न्याय होना चाहिए। इसलिए इसकी परवाह नहीं करनी है कि कौन कितना धनवान है। इसलिए नजर मानने का मतलब यही हुआ कि हम ये नहीं देखेंगे कि आप किस क्लास से आ रहे हैं। रही बात तराजू की, तो उस तराजू में कहा गया था कि न्याय में संतुलन होना चाहिए। हमेशा वादी और प्रतिवादी जो है, वादी और जो प्रतिवादी है, दो पक्ष होंगे निश्चित तौर पर। इन दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों की बात बराबर सुनी जाएगी, ठीक है, बराबर तोली जाएगी। न्याय का पलड़ा जो है किसी एक तरफ नहीं झुकेगा, बराबर ही रहेगा। जिसने अपराध किया होगा उसे सजा मिलेगी, जिसे न्याय चाहिए उसे न्याय मिलेगा। तो बैलेंसिंग जो है वो रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तलवार हुआ करती थी पहले की न्याय की मूर्ति में, उसमें अगर आप देखेंगे तो कानून की शक्ति को वो रिप्रेजेंट करता था और कानून के अधिकार को रिप्रेजेंट करता था, और ये बताता था कि जहां कानून जो है आपकी सुरक्षा कर सकता है, वहीं कानून लोगों को दंड भी दे सकता है। यानी कि अपने इन्फोर्समेंट को वो न्याय के माध्यम से और शक्ति के माध्यम से इन्फोर्स करते हुए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कड़ाई जो है वो न्याय में वो भी यहां पर रिप्रेजेंट होती थी। ये उसके रेफरेंसेस थे, ये उसके उदाहरण थे। नई जो मूर्ति आई है उसमें परिवर्तन क्यों किया गया है, उसके परिवर्तन की क्या आवश्यकता है, अगर उसको समझें
तो डेफिनेटली जो पुरानी मूर्ति थी वो औपनिवेशिक शासन के समय में न्यायालयों के बाहर यूज की जाती थी या न्यायालयों में यूज की जाती थी, और वो औपनिवेशिक शासन के प्रतीक के तौर पर अभी भी एक तरीके से चलती आई। उसमें अगर आप पुरानी मूर्ति को गौर से देखेंगे तो उसके परिधान भी भारतीय नहीं है, वो देखने में यूनानी मूर्ति लगती है। तो अभी भी उस चीज के प्रतीक को यूज करना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि जब सब, जैसे अगर हम बात करें भारत के संविधान की, तो देखिए संविधान भी तो हमारा औपनिवेशिक शासन से कहीं ना कहीं प्रेरित है और बहुत सारे देशों से प्रेरित है, ना ही औपनिवेशिक शासन से बल्कि और बहुत सारे जगहों से जो है हमारा जो संविधान है वो प्रेरित है। लेकिन भले ही प्रेरित है लेकिन है भारतीय, उसका स्वरूप जो है वो भारतीय। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था धर्मनिरपेक्षता को लेकर के, अभी कुछ समय पहले धर्मनिरपेक्षता को लेकर के फिर से मामला उठा था। पिछले 15-20 दिन या महीने भर से धर्मनिरपेक्षता मामला जो है कहीं ना कहीं उठ ही रहा है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं, धर्मनिरपेक्षता के बारे में सब कुछ अच्छे से जानना चाहते हैं, तो मैंने एक केस स्टडी करी हुई है। अगर आप इसी चैनल के नीचे जाएंगे प्लेलिस्ट में केस स्टडी बाय विरत दुबे सर्च करेंगे तो आपको धर्मनिरपेक्षता का एक टॉपिक देखने को मिल जाएगा, आप उसको देखिएगा। तो भले ही जैसे हमने धर्मनिरपेक्षता अपनाया है, लेकिन वो धर्मनिरपेक्षता भारत के संदर्भ में है अब हमारे यहाँ, है ना। उसका इंडियन स्वरूप जो है वो सामने आता है, और नहीं आता है तो उसे लाया जाना चाहिए। वैसे ही यहां पर है कि न्याय की देवी उस समय चलो ठीक है यूज करेंगे, लेकिन अब जो लेडी जस्टिस होनी चाहिए वो भारतीय स्वरूप में होनी चाहिए, क्योंकि न्याय जो है वो भारत का है, भारत के न्याय की बात हो रही है यहां पर। तो ये जो प्रतीक है, इस प्रतीक को एक तो इसलिए चेंज किया गया, उपनिवेशवाद जो है उसका जो सिंबॉलिक रूप है उसको चेंज किया जाना है। पश्चिमी परिधान को हटा करके उसकी जगह पर आप देखेंगे क्लासिकल ड्रेस जो है यहां पर पहनाई गई है। आंखें जो है खुली हुई हैं। अब यहाँ इसको लेकर के तमाम मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग बहुत अधिक तरीके से अलग अलग उनके विचार जो है इस मामले में हो रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के आलोचना भी कर रहे हैं कि अब आंखें खुली हैं तो भेदभाव देखा जाएगा, ऊंच नीच देखा जाएगा, न्याय की पट्टी जो है बंधी थी तो ठीक ही था। देखिए केवल बातों के तीर छोड़ देने से काम नहीं बनेगा, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। क्या देखिए न्याय जो है वो एक साधना की वस्तु है। पहली बात तो सब लोग न्याय नहीं कर सकते, और एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी आपको बता रहा हूं कि सबके वश की बात नहीं है न्याय करना। भले ही आप दोनों पक्षों को अच्छी तरीके से जानते हो, लेकिन सबके वश की बात नहीं है न्याय करना। न्याय करने में बहुत ही साधना की आवश्यकता होती है। इसीलिए न्याय जो भी व्यक्ति करे, उस व्यक्ति के लिए जो सबसे पहली कंडीशन है वह कंडीशन ही निष्पक्ष होने की है। अब निष्पक्ष होने के लिए अगर कोई ये कहे कि हम आंख बंद करके न्याय करेंगे तो निष्पक्षता आएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए अगर हम ये कह रहे हैं कि आंख बंद करने का सिंबॉलिक अर्थ ये है, यानी कि एक प्रतीकात्मक अर्थ ये है कि आंख बंद करने का मतलब है कि हम स्टेटस नहीं देखना चाहते, स्टेटस देख करके हम न्याय नहीं करना चाहते, तो कई ऐसे केसेस होंगे जिसमें आपको स्टेटस देखने की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सारे केसेस में आप ये कहें कि हम इक्वलिटी क्या। देखिए अगर आप देखेंगे तो कई सारे न्याय जो है इस आधार पर भी तो करने पड़ेंगे कि भाई कौन है वो जिसने अपराध किया है, अपराध करने वाला कौन है। जैसे मान लेते हैं कि एक अपराध है किसी एक बच्चे ने किया है और एक अपराध है किसी एक बड़े ने किया है, तो फिर आपको रखना पड़ेगा ना नजर में कि किसने किया है अपराध। दोनों को समान सजा दी जा सकती है क्या किसी केस में? जैसे मान लेते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी है और एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी है, दोनों ने सेम तरीके का अपराध किया है, तो सजा कैसी होगी? तो कहने का मतलब यह हुआ कि स्टेटस हमेशा इग्नोर नहीं किया जा सकता। और रही बात कि अगर हम आंख खोलेंगे तो हमें स्टेटस दिखाई देगा और इसकी वजह से हमारा जो न्याय है वो एक तरफ टिल्ट हो सकता है, तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भारत के अंदर न्याय साधने की शक्ति नहीं है। वो ये देख करके निष्पक्ष नहीं हो सकता कि पैसा वाला व्यक्ति हमारे पास आया है। क्या हमारा कानून इतना कमजोर है? क्या हमारा न्याय इतना कमजोर है? क्या हम ये मान के चलें कि हमारा न्याय इतना कमजोर है कि पैसे वाले को देख करके हम झुक जाएंगे? तो देखिए अगर झुक रहे हैं तो बेसिकली वो सही न्याय करता नहीं है, सही न्यायाधीश नहीं होंगे वो। ऐसे न्यायाधीशों को निश्चित तौर पर जो है रिव्यू उनका किया जाना चाहिए और अपने न्याय प्रणाली को और ज़्यादा सुगम बनाया जाना चाहिए। माननीय जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इसी प्रकार के संदर्भ दिए कि कानून अब अंधा नहीं होगा
और दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, फिल्म का बहुत असर पड़ता है, और ख़ास तौर से 90s की जो फिल्म आई थी वो बहुत समाज से जुड़ी हुई होती थी और उनका बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता था। आपने सुना ही होगा कि अंधा कानून नाम की तो एक फिल्म ही बनी हुई है। तो आप सोचिए कितना खराब, जैसे सपोज दैट अगर मैं ही जस्टिस होता, मैं ही सपोज दैट न्यायाधीश होता, सपोज एक एग्जांपल के तौर पे, केवल सपोज करने के लिए कह रहे हैं, या फिर नहीं भी सपोज कीजिए, आप अपने आप को वहां पर रख के देखिए, चीफ जस्टिस के पद पर रख के देखिए, और आपके मुंह पे आपको कोई कह के जा रहा है कि आप न्यायाधीश हो लेकिन कानून तो अंधा है, तो मतलब कितना खराब लग रहा होगा, कितना मतलब अजीब सा लग रहा होगा। और ये जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ चीजें हुई, और कई जगहों पर ये ठीक भी है, कई जगहों पर ऐसा, अब न्याय ये भी मना नहीं कर पा रहा है कि हम ऐसे नहीं थे, उसके अंदर भी उसको कमियां दिखाई दी। तो न्याय ने अपने अंदर वो कमियों को दूर करने के लिए, तो जो चीजें हैं उनको मजबूत करने के लिए कि ऐसा नहीं करना है, जो समाज में गलत ये धारणा जा रही है कि कानून अंधा है, तो वो कानून अंधा नहीं है। ये प्रतीकात्मक तौर पे तो ये मूर्ति दिखाएगी, और इस मूर्ति से प्रेरित होकर के सभी जजेस को काम करना होगा, ये चीफ जस्टिस जी का कहना है। तो देखिए, अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी चीज है। हम इस बात पे आलोचना नहीं कर सकते, या मुझे लगता नहीं है कि इस पे हमें आलोचना करनी चाहिए कि अब आंखें खोल दी गई हैं तो उससे न्याय जो है वो एक पक्ष की तरफ झुकना शुरू हो जाएगा। ये इस तरीके की आलोचना करने का कोई मुझे तर्क नहीं दिखाई देता, ये तर्क विहीन दिखता है। आपने किस न्यायाधीश को देखा है, भले ही न्याय की देवी की आंखों पे पट्टी बंधी है, मैं कहता हूं यूनान में भी न्याय की आंखों देवी, जो न्याय की देवी उसकी आंखों पट्टी बंधी है, लेकिन किसी भी एक जज का नाम बता दीजिए, दुनिया में कौन सा ऐसा जज है जो न्याय आंख बंद करके कर रहा हो। अगर हमने पट्टी बांधी रखी है तो फिर न्याय भी वैसा ही होना चाहिए। एक ही महाराज थे भारतीय कानून में, भारतीय अगर आप देखेंगे इतिहास में भी, इतिहास तो नहीं कहना मतलब कहा जा सकता है, रेफरेंसेस में इतिहास माना नहीं जाता उसको। महाभारत में आप एक पात्र देखते हैं जो आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं, जो न्याय की गद्दी पर भी बैठे रहते हैं, तो उनसे भी अन्याय हुआ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि उससे कितना बड़ा लॉस हो सकता है। खैर, जो रिप्लेस हुआ है, दूसरी और चीज है वो पुस्तक है। पुस्तक के बारे में कहा जा रहा है कि वो संविधान है, हालांकि इसमें संविधान लिखा नहीं है, लेकिन इसको रेफरेंस के तौर पर ही माना जा रहा है, मतलब एक प्रतीक के तौर पर ही माना जा रहा है कि ये संविधान है, जो ये दिखाएगा कि न्याय में जो कुछ भी होगा, चाहे वह दंड हो, चाहे वह सुरक्षा हो, चाहे वह निर्देश हो, चाहे आदेश हो, वो सब कुछ इस पुस्तक की सीमा के अंतर्गत ही होगा। इसमें दोधारी तलवार की कोई आवश्यकता नहीं है। तराजू एज इट इज रखा गया है, जिसमें अदालतें जो है हमेशा निष्पक्ष रहेंगी, जैसे निष्पक्ष रहती रही हैं उस आधार पर। तो ये तो एक पॉइंट मैंने आपको बताया। अब हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि अगर ये जो सिंबल रखा गया है यहां पर, अब ये जो प्रतीकात्मक मूर्ति रखी गई है, इसको पूरा होने में किस प्रकार की हर्डल्स हैं। जो सबसे पहली हर्डल आती है वो आती है पेंडेंसी इन केसेस अक्रॉस द जुडिशरी सिस्टम, और या अक्रॉस द वी कैन से कि जो जुडिशियल टेम्पल्स हैं हमारे यहाँ, न्याय के जो मंदिर हैं जिनको हम लोग बोलते हैं, उनमें किस तरीके के केसेस पेंडिंग्स हैं, चाहे वो हाई कोर्ट्स हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, तो इन सब जगहों पर। तो उसके ऊपर आइए एक नज़र डालते हैं। लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे 2025 का कोई बैच ले रहा है, भाई उसी बैच को लेते समय उसी में ऐड ऑन कर लेना आप जो है वैकल्पिक विषय को। तो वैकल्पिक विषय आपका जैसे यहाँ पे 12,999 का दिख रहा है ना, और कम का दिखाई देगा, आई गारंटी। मेरा कोड लगाओगे तो 12,999 से भी कम में मिल जाएगा आपको, अगर आप बैच परचेज करते समय, P2I बैच परचेज करते समय ही वैकल्पिक विषय ले लेते हैं तो। अदरवाइज केवल आपने बैच पहले परचेज कर लिया है, अब अगर आप लेना चाहते हैं तो विरद लाइव कोड लगाइए, ठीक है, विरद लाइव कोड लगाइए, तो इस 12,000 से भी कम में मैं आपको दिला दूंगा। मेरे से संपर्क कर लीजिएगा, 12,999, इससे भी कम में दिला दूंगा। एकदम न्यू है, जिन्होंने बैच भी नहीं लिया है, सिर्फ ऑप्शनल जिन्हें चाहिए, वो अगर परचेज करना चाहते हैं तो विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करें और इन चारों में से किसी भी एक वैकल्पिक विषय को ले लीजिए, मेगा फेस्टिव सेल का लाभ उठाते हुए। क्योंकि अगर आप इसका लाभ नहीं उठाएंगे तो फिर देखिए इसकी वैलिडिटी 23 तारीख तक ही है, 23 तारीख बीत जाने पर यह आपको 15,000 के आसपास पड़ेगा। अब देखिए वर्तमान आवश्यकता क्या है, इसके ऊपर एक नजर डालते हैं। वर्तमान आवश्यकता के ऊपर कह रहे हैं, अभी हाल ही में एक जनहित याचिका आई थी। इस जनहित याचिका में एक अपील करी गई थी, जो याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सुनी। ये जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। ये याचिका क्या हो गई, खारिज कर दी गई।
जो याचिका खारिज करी गई उसमें अपील करी गई थी, उसमें मांग की गई थी कि जो भी हमारे पास में पेंडिंग केसेस हैं, पिछले जो भी 8-10 साल से पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, उन पेंडिंग केसेस को अगले 3 साल में निपटाया जाए माननीय न्यायालय महोदय, इस बात की हम मांग करते हैं। तो अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो इसे खारिज किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि निस्संदेह आपकी जो मांग है वो वाजिब है, इसमें कोई ये मांग जो है वो वाजिब है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मांग में गलती नहीं है, आपकी डिमांड बिल्कुल ठीक है। लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें तो हम इस मांग को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेप्ट करने का मतलब कि अगले 3 साल में सारे पेंडिंग केस खत्म ही करने होंगे। इतनी बाढ़ है मुकदमों की, तो उन मुकदमों की बाढ़ को आनन फानन में न्याय जल्दीबाजी में नहीं जल्दी होना चाहिए न्याय, लेकिन जल्दीबाजी में नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं, न्याय जल्दीबाजी में नहीं होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। तो न्याय जल्दी करने के चक्कर में हम जल्दीबाजी नहीं कर सकते, अव्यवहारिक है, ये थोड़ा व्यवहारिक नहीं है, व्यवहारिक रूप से असंभव है। हालांकि आपकी मांग बिल्कुल ठीक है, क्योंकि न्याय में देरी भी न्याय से वंचित करने के इक्वल है। ये स्टेटमेंट आप कहीं पर भी कोट कर सकते हैं। अगर आपको न्याय मिलने में देरी हो रही है तो बेसिकली आपका जो फंडामेंटल राइट है, न्याय पाने का जो अधिकार है, वो अधिकार से कहीं ना कहीं आप वंचित हो रहे हैं। लेकिन टेक्निकली क्योंकि जो इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे पास में, जो हमारे पास में संस्थाएं हैं, न्यायालय हैं, उनके पास में इतने केसेस पेंडिंग हैं कि एक 3 साल का जो स्पैम है वो बहुत शॉर्ट स्पैम दिखाई देता है। लेकिन उन्होंने इतना सुझाव जरूर दिया कि इस दिशा में, इस मांग की दिशा में तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता है। तो देखिए, यही चीजें तो हैं न्याय की मांग। जब हम बात करते हैं कि हमने उसको जो है भारतीयकरण न्याय का किया है, भारतीय मूर्ति लगाने का प्रयास किया है, अब हमें न्याय जल्दी मिलना चाहिए, अब हम संविधान की सीमा के अंदर न्याय करेंगे, तो संविधान की सीमा में यह आता है कि नहीं आता है? तो अगर हम हाथ में संविधान न्याय की मूर्ति को दे करके और संविधान की तय सीमा को क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं न्याय सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो जज महोदय ने कहा, या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस विषय में अतिशीघ्र जो है ध्यान देने की आवश्यकता है, तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है। लेकिन इसी से एक मुद्दा ये उठता है कि आखिर इस तरीके से लंबित मामले हैं क्यों और कैसे हैं? अगर आप इस पे गौर करेंगे तो आप देखेंगे, आप पाएंगे, मैं आपको यहाँ पर कुछ मामले दिखा रहा हूँ, कुछ आंकड़े दिखा रहा हूँ, लंबित मामलों के ये आंकड़े हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे, जिसमें से प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो प्रेजेंट टाइम में सितंबर के आसपास की बात यहां पर हो रही है, और ये 2024 के ही है, पेंडेंसी ऑफ केसेस इन 2024, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो 83,100 केसेस आर पेंडिंग ओनली इन सुप्रीम कोर्ट। केवल सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है कि 83,000 केसेस जो है वो पेंडिंग हैं, इनकी पेंडेंसी है। इसके आंकड़ों पर आइए एक बार जरा, इस पे अगर हम देखें तो ये, अगर हम इसकी बात करते हैं अगस्त की, पिछले महीने की बात करते हैं, तो ये 82,887 हुआ करता था, ठीक है। तकरीबन 200 के आसपास पेंडेंसी जो है ये बढ़ गई है। जून में सबसे ज्यादा पेंडेंसी थी, उसका कारण ये होता है क्योंकि मई में जो है हमारे पास में अवकाश होता है, तो मई के बाद अवकाश आपको 7 हफ्ते के आसपास देखने को मिलता है। तो जून में पेंडेंसी निश्चित तौर पर बढ़ी हुई मिलेगी, वो 84,280 थी। उस मामले में देखें तो बड़ी तेजी से उसको जो है रिड्यूस किया गया, बट अगेन इट इज गोइंग अपवर्ड, और 200 की वृद्धि हमको फिर से देखने को मिल रही है यहां पर। अब हम इससे संबंधित एक आंकड़ा देखिए, लिखा है द डाटा कलेक्टेड ऑन 30 सितंबर 2024 9:30 AM और फ्रॉम सोर्सेज क्या है, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, आइए साइट को भी हम विजिट करते हैं। पहले तो ये कहां से लिया वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये एससीओ सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर से लिया है, और आप देख सकते हैं पेंडेंसी इंक्रीजेस बाय 200 केसेस इन सितंबर 2024, राइट। सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी देखिए, ग्राफ वहीं से मैंने लिया था, ये आप देख सकते हैं। अगर आप बेंचेस की बात करते हैं, पेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस, 3 तरीके के बेंचेस अगर हम देखें तो हमको 5 जजेस, 9 जजेस और 7 जजेस बेंचेस की पेंडेंसी में सबसे ज्यादा पेंडेंसी जो आपको देखने को मिलेगी वो आपको 5 जजेस में देखने को मिल रही है। ये 35 जो है केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, पेंडिंग केसेस, ठीक है। तकरीबन ये 30 सितंबर के आसपास तक के आपको केसेस देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो इसमें काफी सारे केसेस को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आए वो भी आप सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की साइट पे जाकर के पढ़ सकते हो आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात अगर हम करें
तो यहाँ पर नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की भी अभी हम बात कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर देखिए इस केस इस पर्टिकुलर नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट टाइम में पेंडिंग केसेस टोटल जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो कितने दिखाई दे रहे हैं दोस्तों? वो आपको दिखाई दे रहे हैं टोटल 82,620 तकरीबन, मतलब वो सितंबर के बाद का था, ये प्रेजेंट टाइम का एकदम लेटेस्ट है। इसको अगर हम करंट की साइट पे जाकर के देखें तो दिख जाएगा। देखिए मैंने आपके सामने एकदम लेटेस्ट साइट को जो है खोला हुआ है और आप देख सकते हैं 82,620 केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं, जिसमें से सिविल केसेस जो हैं वो 64,473 हैं और क्रिमिनल केसेस जो हैं वो 18,147 केसेस पेंडिंग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये पेंडिंग है। 3 जजेस बेंच, 5 जजेस बेंच और 7 जजेस बेंच की जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं वो भी आप देख सकते हैं 11,26, 2,274 और 37 है टोटल। डिस्पोजल इन करंट ईयर्स भी आपका काफी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो है आप देख सकते हैं पेंडेंसी जो है अभी भी बहुत ज्यादा बाकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाई कोर्ट्स की बात करें, वो तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई। हाई कोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो हाई कोर्ट्स में 60,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ओहो देख सकते हैं आप कितना बड़ा केस यहां पर पेंडिंग है। 60 लाख से भी ज्यादा केसेस जो हैं वो आपको पेंडिंग दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसकी वेबसाइट पे सीधे मूव करते हैं तो जरा देखिए, ये देखिए 60 लाख केसेस है, 60,47,252 केसेस जो हैं वो अक्रॉस द मैं कह सकता हूं हाई कोर्ट्स। आप किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट की बात करें तो पर्टिकुलर हाई कोर्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट को आइए देख लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी आपको इस तरीके की पेंडेंसी जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। ये शायद रिव्यू नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, बट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हाई कोर्ट के का है। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी आप देख सकते हैं, यहां पर क्लिक करोगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी ओपन हो जाएगा। देखता हूं मैं क्लिक करके ओपन होता है कि नहीं। ये साइट उस समय चल नहीं रही थी जिस समय मैंने जो है उसको देखा था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं चल रही है। ओहो 4 करोड़ के आसपास, 4 करोड़ 49,14,853 केसेस आपके पेंडिंग हैं। किसमें? डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अक्रॉस द इंडिया। तो आप देख सकते हैं पूरे भारत में इतने केसेस पेंडिंग हैं। टोटल मिलाकर के देखोगे तो 4 करोड़ यही है, 60 लाख उधर जोड़ दो, मतलब लगभग 5 करोड़ के आसपास जो है आपको केसेस जो है वो पेंडिंग देखने को मिल जाएंगे आराम से, है ना। इतने केसेस आपको पेंडिंग जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, बहुत सारे न्यायालयों में इतने सारे मामले जो है आपको लंबित देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए एक चीज मैं आपको यहां पर और दिखा देता हूं, एक चीज और मैं यहां पर स्टडी करा देता हूं आपको। देयर आर नियरली 62,000 केसेस पेंडिंग इन वेरियस हाई कोर्ट, जो मैंने आपको भी दिखाए। ये थोड़ा पहले का डेटा है तो इसमें 62 दिखा रहा है, 60,000 के आसपास में, 60 लाख के आसपास मैंने आपको दिखाया 62,000 है ना, 62,000 यहां पर दिखा रहा है पेंडिंग इन वेरियस हाई कोर्ट्स विच आर मोर देन 30 ईयर ओल्ड, ठीक है। 30 साल से पुराने 62,000 केसेस हैं। 62,000 केसेस वो 60 लाख केसेस में से 30 साल से ज्यादा पुराने हैं। एंड इंक्लूडिंग 3 अवेटिंग डिस्पोजल सिंस 1952 1952 से कुछ केसेस हैं, 3 केसेस ऐसे हैं जो 1952 से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमको न्याय मिले उन केसेस में। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डेटा देयर आर 4 केसेस पेंडिंग सिंस 1954। 1952 से 3 केसेस पेंडिंग है। 1954 से अगर आप देखेंगे तो आपके पास में 4 केसेस पेंडिंग है और 9 केसेस जो हैं वो आपको 1955 से पेंडिंग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। कितने सारे पेंडिंग है? 3 केसेस जो 1952 से पेंडिंग है, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहे थे 3 केसेस 1952 से जो पेंडिंग है, उनमें से कलकत्ता हाई कोर्ट के पास में 2 और 1 जो है वो आपका मद्रास हाई कोर्ट में पेंडिंग है। भारत की सुप्रीम कोर्ट्स की हाई कोर्ट्स की बात हो रही है। और ये जो डेटा हैं, इन सारे डेटाज को अभी रिसेंटली जो है वो देखा गया और ये सब अभी जो मैंने वेबसाइट आपको दिखाई है वहीं से लिए गए हैं सारे डेटा, ऑफिशियल डेटा है वो।
अभी कुछ ही समय पहले एक महीने पहले श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो हैं उन्होंने एक एड्रेसिंग के समय में लिखा भी है यहाँ पर, देखिए, एड्रेसिंग इन द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा था डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का, उसमें अभिभाषण या उसमें भाषण देते समय उन्होंने बताया, ये अर्लियर दिस वीक लिखा हुआ है, पुरानी खबर है लेकिन एक महीने पहले पुरानी हो रही है, मैं आपको बता देता हूं। द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या कहा है, कॉल फॉर अ चेंज इन द कल्चर ऑफ एडजर्नमेंट्स। जो कोर्ट एडजर्न हो जाती है, आगे की तारीख जो दी जाती है, तारीख पे तारीख वाली जो एक परंपरा है, कल्चर ऑफ एडजर्नमेंट इन द जुडिशरी, इसको चेंज करना होगा। ये हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया ने सलाह दी है, लोगों को बताया है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ द ह्यूज पेंडेंसी इन जुडिशरी सिस्टम, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। ये भी थोड़ा सा पुराना डेटा है, ये 2023 का डेटा है, लेकिन आपको अब देखिए ये मामले लंबित क्यों हैं, इसका रीजन अगर आप पढ़ने चलोगे तो सबसे पहला रीजन आपको देखने को मिलेगा न्यायाधीशों की संख्या में कमी। जितने न्यायाधीश हमें चाहिए उतने न्यायाधीशों की वैकेंसीज हमेशा खाली रहती है, और कई बार तो सुप्रीम कोर्ट तक में, अभी फिलहाल तो चलो नहीं खाली है, कई बार ऐसा रहता है। जैसे पिछले साल अगर देखा जाए 2023 में इसी समय के आसपास तक अगर आप देखेंगे तो 2 पद के आसपास करीब खाली थे, अभी तो नहीं है शायद, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके के हैं 2 पद अगर वहां पर भी खाली होते हैं, 1 पद वहां पर भी खाली होते हैं, तो मामला बड़ा गंभीर हो जाता है। और पूरे हाई कोर्ट्स की बात करें, 1 साल पहले का डेटा है, एज ऑन 21 मार्च 2023, थोड़ा सा पुराना है लेकिन हम आंकड़े मतलब थोड़ा सा आकलन लगाने के लिए इन आंकड़ों को मैंने ले लिया है। जैसे इलाहाबाद में अगर आप देखेंगे टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो 160 की है, और उस समय 103 लोग वहां पर काम कर रहे थे, 57 पोस्ट अभी भी खाली थी। अगर ये डेटा ओपन हो जाता तो मैं आपको दिखाता हूं इसके बारे में भी। ये पीआईबी से मैंने फोटो लिया था, पीआईबी में ये ओपन नहीं हो रहा है अभी, लेकिन मैं ओवरऑल आपको बता देता हूं कि तकरीबन 1114 के आसपास टोटल मामले हैं जो अभी भी 1114 में से 300 कुछ वैकेंसीज जो है वो अभी भी खाली हैं। तो मतलब 30% के आसपास वैकेंसीज अक्रॉस द जो टोटल हमारा न्यायालय है उसमें खाली है, और इस 30% का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। और हमेशा जुडिशरी अगर आप देखोगे तो वही 60-70% के रेशियो से काम करती हुई दिखाई देती है। तो यहां पर शायद ये ओपन नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है लोडिंग में, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये तो पूरा डेटा यहां पर आया नहीं, अगर आप पूरा डेटा यहां पर देख रहे होते तो लगभग 300 के आसपास, 300 प्लस के आसपास यहां पर टोटल वैकेंसीज यहां पर खाली हैं, और टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ जो है आपका वो 11,000 समथिंग है। तो ये एक चीज हो गई। तो आपको लंबित मामलों में एक तो बात दिख रही है कि न्यायाधीशों की संख्या कम है, मतलब रिक्रूटमेंट हमें और बढ़ाने पड़ेंगे तो जाकर के काम बढ़ेगा। न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात जो है वो भारत में बहुत ज्यादा गिरा हुआ स्तर में है। जैसे ओवरऑल अगर देखा जाए क्रॉस द वर्ल्ड जो है वो 10 लाख जनसंख्या पे 50 न्यायाधीश, ये वैश्विक रेशियो है, ये वैश्विक रेशियो है, जबकि भारत में यही रेशियो 21 न्यायाधीशों का है, ठीक है। 21 भारत में यही रेशियो कितने न्यायाधीशों का है, 21 न्यायाधीशों का यही रेशियो आपको दिखाई देगा इसी में अगर आप देखना चाहते हो तो 10 लाख केसेस जो हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। 10 लाख केसेस जो हैं वो आपको 10 लाख पे 50 न्यायाधीश, आपको 50 न्यायाधीश देखने को मिलेंगे। न्यायाधीश जो है भी हमारे पास, जैसे मैंने आपको कहा कि 60-70% हमारे पास में न्यायाधीश, ठीक है, वैकेंसीज फिल हैं हमारे पास में, उसमें भी अगर आप देखोगे तो उसमें कई सारे न्यायाधीश हैं, विभिन्न कारणों से वो एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट होने में कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे उनके पास में कुछ तो जो उनके पास में जो छुट्टियां होती हैं वो तो होती हैं, मतलब उनके पास में जो लीव्स हैं वो उनको जो लीव्स मिलती हैं वो लीव्स हैं। इसके अलावा क्योंकि ये न्यायाधीश होते हैं तो कई सारे सरकारी कामों में उन्हें इधर उधर भी व्यस्त होना पड़ता है, कई जगहों पर वो चीफ गेस्ट की तरह जाते हैं, कई मतलब इस तरीके से कोई समारोह हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ उद्घाटन समारोह हो रहा है, कुछ ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, तमाम जगहों पर अलग अलग न्यायाधीशों को इंगेज होना पड़ता है, वो उस मामले में छुट्टी फिर उन्हें लेनी पड़ती है। इसके अलावा
जो सबसे लंबी छुट्टी वो जो मई के लास्ट में आपको देखने को मिलती है, अंतिम में मई में, और वो तकरीबन 7 सप्ताह तक चलती है। और इसीलिए हमेशा जून जुलाई में आपको केसेस जो है वो हमेशा जो है उसका रेशियो ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देगा पेंडिंग केसेस का। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। न्यायिक कामकाजों के लिए अगर हम देखें तो भारत में वर्ष में 193 कार्य दिवस जो हैं वो हमारे लिए अलॉटेड हैं काम करने के लिए। तो इस वजह से जो रेस्ट ऑफ डेज हैं, अगर आप खुद ही निकाल लीजिए, रेस्ट ऑफ डेज जो हैं वो उस दिन जो है न्यायालय में काम ही नहीं हो रहा। सैटरडे संडे वैसे भी नहीं होता है काम, है ना। तो इस तरीके की चीजें भी कहीं ना कहीं केसेस को, भाई जिस दिन छुट्टी है, जिस दिन न्यायालय में काम नहीं हो रहा है, अपराध तो हो रहे हैं मामले तो दर्ज हो रहे हैं माफ कीजिएगा, मामले तो दर्ज हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, है ना। तो ये कुछ अदर रीजंस हैं, बिकॉज ऑफ दिस जो है वो न्यायालय में लंबित मामले बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी थोड़ा बहुत योगदान हमको देखने को मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का योगदान हमें कुछ इस तरीके से, जैसे अगर आप केवल सुप्रीम कोर्ट की बात कर लीजिए, इतना बड़ा देश का न्यायालय है, उसके बावजूद भी केवल 17 कमरे हैं जहां पर बैठ के न्याय किया जा सकता है, यानी कि 17 अदालत कक्ष केवल उपस्थित हैं। इसी तरीके से देश के बाकी सारे जो न्यायालय हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेटेड नहीं है, बहुत पुरानी परंपरा में है, और बहुत वहां पर भी जो है कमी है। इसके अलावा जो जुडिशियल वर्क्स में एम्प्लॉई हैं, जो लोग हैं, बहुत सारे लोगों की सैलरी बहुत कम है। केवल जजेस की मैं बात नहीं करूंगा, अदर भी जो सपोर्टिव स्टाफ्स होते हैं, अन्य कर्मचारी होते हैं, सबकी सैलरी बहुत कम होती है। आपको मतलब ये जानना चाहिए, मतलब इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उनकी एब्सेंस की वजह से जो सपोर्ट स्टाफ होता है और उनके काम ना कर पाने की वजह से भी केसेस पेंडिंग होते हैं। क्योंकि टाइम जो है केसेस पेंडिंग होने में एक एक मिनट का बहुत योगदान है ना। अगर आप टाइम से फाइल नहीं अपडेट हो पा रही है, चीजें काम हो नहीं पा रहा है, उसको फॉलो अप नहीं किया जा पा रहा है, तो ये सब क्या है, इसकी वजह से भी केस पेंडिंग होगा। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से केस पेंडिंग होते हैं। इसके अलावा जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया कि एक याचिका आई, जिस याचिका ने यहां पर कहा, जनहित याचिका यहां पर आई, जिस जनहित याचिका ने यहां पर मांग करी कि 3 साल के अंदर केसेस निपटाए जाएं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमों की बाढ़ है, न्याय हम जल्दीबाजी में नहीं कर सकते हैं, न्याय जल्दी करना है लेकिन जल्दीबाजी में हम न्याय नहीं कर सकते हैं। तो इसी से मिलता जुलता यहां पर एक फैक्ट या एक पॉइंट आप देख सकते हैं, कुछ मामलों में इतनी जटिलता होती है, इतने कॉम्प्लेक्स पेचीदा मामले होते हैं कि बट ऑब्वियस है उसको हल करने में, सॉल्व करने में समय काफी ज्यादा चला जाता है। सबूत नहीं मिलते, गवाह नहीं मिलते, गवाह मिलते हैं तो बदल जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, फोरेंसिक सपोर्ट नहीं मिल पाता कई बार। इन सब चीजों की वजह से मामलों में जटिलता जो है वो बनी रहती है, और ये भी एक बड़े कारण है जिसकी वजह से पेंडेंसी यहां पर बनी रहती है। इसके अलावा प्रक्रियागत विलंब का मतलब यहां पर क्या है कि न्याय पाने में कुछ प्रक्रियाएं हैं। जैसे जाकर के कोर्ट में आप खड़े हो जाइएगा और बोलिएगा कि इसने हमारा ये सामान चोरी कर लिया, तो आपके प्रति न्याय थोड़ी हो जाएगा। उससे भी तो पूछा जाएगा कि तुमने चोरी किया है कि नहीं किया है, क्यों किया, और वो भी आपकी बात मान थोड़ी लेगा कि हाँ हमने कर लिया है चोरी। तो कहने का मतलब ये कि प्रक्रिया है, जैसे कि केस फाइल होगा, उसके बाद जो है उसकी सुनवाई की डेट रखी जाएगी, सबूत होने चाहिए, गवाह होने चाहिए, प्रॉपर जो है उसकी एक मैनर में सुनवाई होनी चाहिए, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, बहुत सारी प्रक्रियागत जो चीजें हैं। हमारे यहाँ न्याय की प्रक्रिया बहुत लेंदी है, तो ये अगर थोड़ा सा फास्ट किया जाए, इसका सोल्यूशन जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के तौर पर जरूर हमारे पास उपलब्ध है। बट अभी भी कई सारे मतलब जो सिस्टम्स हैं आपको मालूम ही है, उसमें प्रक्रियागत विलंब जो है वो हमको देखने को मिलता है, देरी देखने को मिलती है, क्योंकि उतना टाइम तो एटलीस्ट हमें चाहिए ही चाहिए। जितना टाइम उस एक केस में चाहिए उतने में कई सारे नए केसेस जो है वो हमारे पास में आ जाते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में जजेस की संख्या काफी कम है। इसके अलावा ये एक बड़ा अजीब चीज है, कानूनी जागरूकता में वृद्धि हो चुकी है लोगों के, और इसके कारण भी केसेस में वृद्धि है। ये भी मतलब वैसे क्या हमें फिर कानूनी जागरूकता नहीं रखनी चाहिए? मतलब अगर हम देखें तो इन सब में कहीं ना कहीं इसके हल भी ढूंढ सकते हैं हम। अगर न्यायाधीशों की जनसंख्या अनुपात में कमी है, जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों की कमी है, तो उसको ठीक किया जाए। न्यायाधीश अनुपस्थित होते हैं तो इसको जो है 7 सप्ताह की छुट्टी है, क्या हम इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट कर सकते हैं?
जनवरी, ये तो मई जून की बात हो गई। दिसंबर जनवरी के आसपास बहुत ज़्यादा जब सर्दी पड़ती है तो उस समय भी थोड़ी सी छुट्टी पड़ती हैं, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। समर वेकेशन, विंटर वेकेशन को कट शॉर्ट कर सकते हैं क्या, या फिर जो वर्किंग डेज हैं उनकी वर्किंग डेज की संख्या बढ़ाई जा सकती है क्या, ये सब हमको सोल्यूशंस मिलते हैं। बट इस मामले में आप सोल्यूशन ढूंढने जाओगे कि कानूनी जागरूकता लोगों में बहुत आ गई है तो क्या लोगों को कम जागरूक किया जाए क्या, ऐसा तो नहीं कह सकते, ऐसा तो नहीं कहेंगे। तो यहां पर क्या करना है, कानूनी जागरूकता बढ़ने की वजह से क्या हो गई, लोगों को अपने राइट्स मालूम है और हर एक व्यक्ति के मुंह में तुरंत एक बात आ जाती है, कैल्स इन कोर्ट, मैं तुम्हें न्यायालय में देख लूंगा। तो न्यायालय पे देख लूंगा का मतलब न्यायालय पे भरोसा तो है, लेकिन न्यायालय के पास इतनी पेंडेंसी है कि वो सही समय पे न्याय नहीं दे पा रहे हैं। इस पेंडेंसी का एक कारण ये भी है कि लोग जागरूक हैं। अब जागरूकता कभी कभी थोड़ी सी नुकसानदायी भी हो सकती है। मैं इसके बहुत ज्यादा पक्ष विपक्ष की बात नहीं करूंगा, ये बड़ा अजीब सा बात है, लेकिन है। जैसे कि अगर हम ये कहें कि यार जो कानूनी जागरूकता है, कानूनी जागरूकता की जो हम बात कर रहे हैं, मतलब छोटी छोटी लड़ाई में भी व्यक्ति जो है वो कानून के पास चला जा रहा है, छोटी छोटी लड़ाई झगड़े में भी। इसको केवल एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहां पर रखने जा रहा हूं, इसको आप रियली मत मानिएगा। जैसे मैं अपने समय की बात करूं, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो देख रहे होंगे, इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे, आपने से स्कूल में कितने लोगों ने मार खाई है, जरा मुझे बताइएगा, साफ साफ ईमानदारी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। कितने लोगों ने स्कूल में पिटाई जिनकी हुई है, टीचर ने पिटाई करी है। ये मैं मान के चलता हूं कि आपने कुछ ना कुछ गलती करी होगी तो पिटाई होगी। और बहुत सारे लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि पहले, मतलब अभी तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं, बहुत कड़ाई हो गई है, स्कूलों में इस तरीके से मारा नहीं जा सकता, शिक्षा जो है वो डंडे के जोर पर नहीं दी जा सकती है। पहले ये सब चीजें नहीं होती थी, जरा सी गलती पे धुन दिए जाते थे लोग। मतलब मैं तो जानता हूं कि कैसे गजब गजब तरीके से लोग मार खाते थे। मैंने अपने स्कूल में भी देखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा है। बहुत पिटाई होती थी, मतलब जबरदस्त तरीके से पिटाई होती थी, और बच्चे के पास में कोई राइट्स नहीं होते थे। मतलब पिटना तो वो अपना अधिकार समझता था बच्चा, और पीटना जो है वो टीचर अपना अधिकार समझता था। तो ये दोनों अपने अपने अधिकार जानते थे। लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस आनी शुरू हुई, बच्चों ने समझा कि टीचर हमें मार नहीं सकता है, स्कूल में टीचर हमें डांट भी नहीं सकता, इनफैक्ट मेंटली या फिर फिजिकली किसी भी तरीके से हमको जो है वो टॉर्चर नहीं कर सकता जरा सा भी। अब मतलब ये एक एग्जांपल बता रहा हूं, सोच के देखिए कि अब बच्चे के अंदर ये अवेयरनेस है, अगर टीचर ने ऐसा किया तो वो तो चला जाएगा तुरंत कोर्ट। तो एक केस तो बढ़ा ना, जो पहले नहीं बढ़ता था, ये तो केस एक बढ़ा ना। इस तरीके से कई केसेस हैं, मतलब बहुत सारे केसेस हैं। एज बच्चे अपने माता पिता के खिलाफ अवेयर हो रहे हैं। आजकल लोग, माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों को नहीं मार पा रहे हैं, उनको तो जाने दीजिए दूर, वो तो दूर की बात है, टीचर्स तो फिर भी दूर की बात है, माता पिता अपने बच्चों को नहीं मार पीट सकते। मतलब अब मैं इस पक्ष में ये नहीं बात कह रहा हूं कि माता पिता अपने बच्चों को मार सकते हैं या नहीं मार सकते हैं, इस पे बिल्कुल डिबेट नहीं कर रहा हूं। लेकिन पहले तो पिटाई होती थी, और पिटाई होती थी, इस मामले को कोर्ट में कहां ही दर्ज किया जाता था, बहुत ही कम दर्ज होते होंगे, कभी कभार किसी ने कभी किया होगा तो किया होगा, नेग्लेक्ट, मतलब जीरो के बराबर थे। अब ऐसा नहीं है। अब तो क्या है, अब तो हमको देखने को मिलता है कि जम करके पिटाई होती है, जम करके। कितने बजे अभी 3 मिनट है, 3 मिनट दे दो बस, ठीक है, हाँ तो करने दो। तो ये कानूनी जागरूकता में वृद्धि की वजह से भी हमको यहां पर ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। अब देखिए इसमें सुधार कैसे हो सकते हैं। अगर हम इनके सुधारों की बात करें, इनके थोड़े सुधारों की बात करें, तो यार सबसे पहले जैसे हमने बात करी थी कि न्यायाधीश जो है, न्यायाधीशों की संख्या में कमी है। कमी होने के पीछे का रीजन क्या है? 2-3 रीजन है। एक तो रीजन ये है कि न्यायाधीशों को चुनने के लिए हमारे यहाँ कॉलेजियम सिस्टम का यूज किया जाता है, जो कि बहुत धीमे वर्क करता है, बहुत धीमी प्रक्रिया है उसकी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ मत जाइए, हाई कोर्ट्स की बात करिए। नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा केसेस तो वहीं पे पेंडिंग है ना। तो ये प्रक्रिया बहुत धीमी है और इसमें राजनीतिक इंटरफेरेंस भी बहुत ज्यादा है। तो एक तो इस प्रक्रिया को सुधारना पड़ेगा। दूसरा ये बात है कि यार नियुक्ति में एक दिक्कत ये भी होती है कि योग्य जज मिलना ये वैसी वैकेंसी नहीं है ना कि आपने बस ऐसे एग्जाम लिया, किसी ने पास कर लिया और वो वहां पर, मतलब ये बहुत ही लाइफ सेंसिटिव मैटर है। तो योग्य जज की खोज करना, मैंने कहा साधक होना चाहिए। न्यायाधीश एक प्रकार से साधक होता है, तो वो उस तरीके का जज मिलना भी तो आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है इस फील्ड में लोगों को ढूंढ पाना। तो दोनों चीजों की वजह से यहां पर एक तो चीजें दिक्कत में है। ऐसा भी नहीं है कि योग्य लोग मौजूद नहीं है, कई बार जो है इच्छा शक्ति की कमी है, ठीक है। दूसरा,
प्रतिनिधित्व जो है वो बहुत कम है हाई कोर्ट्स में विभिन्न जाति वर्ग समूहों का, चाहे वो हम अनुसूचित जाति जनजाति की बात कर रहे हो, पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे हो। तो अगर इस तरीके के केसेस की बात करें तो तकरीबन 25% रिप्रेजेंटेशन जो है इस तरीके के वर्ग का बहुत कम है। महिलाओं का अगर रिप्रेजेंटेशन देखें तो 15% से भी कम है हाई कोर्ट्स में, 25% से भी कम जो है अन्य जो कम्युनिटीज हैं उनका यहां पर रेशियो बहुत कम है, तो इसको भी थोड़ा सा सुधारना चाहिए। उच्च न्यायालय हमेशा 60 से 70% क्षमता पर काम करते हैं, उसका रीजन यही है कि जजेस नहीं, इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाना चाहिए। निचली अदालतें जहां पर रिक्तियां बहुत हैं वहां पर 4.4 करोड़ मामले जो है वो पेंडिंग है। मैंने भी आपको दिखाया 4 करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है, अभी मैंने आपको वेबसाइट पे दिखाया था। तो इसलिए वहां पर भी रिक्तियां तीव्रता से भरी जानी चाहिए। इसके अलावा हम कुछ वर्चुअल कोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ केसेस जो हैं अगर हम वर्चुअली सॉल्व कर लेंगे तो बेहतर होगा हमारे लिए कि हम उसको वर्चुअली सॉल्व कर पाएं, और इसकी वजह से जो मामले सीधे डायरेक्टली केसेस जो हमारे कोर्ट तक पहुंचते हैं उसमें थोड़ा सा रिड्यूस हम कर पाएंगे। ई फाइलिंग की जा सकती है तो टाइम जो है यहां पर से बचाया जा सकता है। टाइम बचेगा जितना उतना पेंडेंसी बचेगी, बट ऑब्वियस सी बात है। अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली ICJS का मतलब यहां पर ये हो गया कि जैसे मान लेते हैं कि कोई केस आया और उस केस में कोई भी मान लेते हैं कि कोई भी एविडेंस की बात हो रही है। अब वो एविडेंस की फाइलिंग जो है मान लेते हैं कि किसी कोर्ट में जानी है और आप वहां पर उसको देख ही नहीं पा रहे हो। अब अगर आप वहां पर देख ही नहीं पा रहे हो, डेटा ट्रांसफर ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर जैसे फोरेंसिक डिपार्टमेंट में जाना है तो एक डिजिटल सिस्टम बनाया जाए, वो यहां से वहां पर सीधा ट्रांसफर कर दिया जाए तो यार हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर छोड़ रखा है। इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा या फिर हमारे ईमेल पर भेज दीजिएगा। ईमेल हमारा यहां पर लिखा हुआ है, इस पे आप हमें लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, ये क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।